क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां पर कि यूज होता है ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर। जैसे कि थॉमसन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, जैसे कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हो गया। सो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर। वैसे अगर इस टॉपिक को देखें, ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये तो ऑप्टिक्स के अंडर आता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के उन एक्सपेरिमेंट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें ये पता होना होगा कि ये जो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो आज का जो वीडियो है ये इसीलिए है कि ये जो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है ये काम कैसे करता है और साथ ही साथ ये ब्रैग्स लॉ है क्या। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का क्रेडिट जाता है विलियम हेनरी ब्रैग और उनके बेटे विलियम लॉरेंस ब्रैग को। उन्होंने यह दिखाया था कि किस तरह से एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज करते हुए किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जा सकता है, और इस काम के लिए उन दोनों को 1915 में मिला था नोबेल प्राइज। तो चलिए सबसे पहले यह देख लेते हैं कि ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसे यूज क्यों किया जाता है। तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर में यूज होता है एक्सरे। तो चलिए ये एक एक्सरे है जिसका की वेवलेंथ है, मान लेते हैं लैम्डा। अब मान लेते हैं क्रिस्टल है। हमें पता है क्रिस्टल में एटम्स जो है रेगुलर अरेंजमेंट में रहता है। यहां पर एक एक लेयर को हम लैटिस लेयर कहते हैं। दो लेयर्स के बीच, दो कंसेक्यूटिव लेयर्स के बीच के डिस्टेंस को चलिए डी से डिनोट करते हैं। तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हुए एक सर्टेन वेवलेंथ का एक्सरे को यूज करते हुए हम किसी भी क्रिस्टल का दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे कि हमने यहां डी से डिनोट किया है, उसे हम पता कर सकते हैं। और इसका उल्टा भी सही है। अगर किसी क्रिस्टल के लिए दो लैटिस लेयर्स, कंसेक्यूटिव लैटिस लेयर्स के बीच का डिस्टेंस जो कि डी है, वो अगर हमें पता हो तो एक अननोन वेवलेंथ के एक्सरे का वेवलेंथ हम पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर को यूज कैसे किया जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक एक्सरे का सोर्स। तो ये एक्सरे ट्यूब है जहां से कि एक्सरे बाहर निकलेगा, और ये लेड स्लिट है, इस स्लिट से एक्सरे पार होगा। और यहां पर आपको दिख रहा है ये ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है। वहां पर ये जो है ये है वो क्रिस्टल जिसके लिए लैटिस स्पेसिंग हमें पता करना है। और आगे आपको यहां पर मिलेगा आयोनाइजेशन चैम्बर। इस आयोनाइजेशन चैम्बर में मिथाइल ब्रोमाइड होता है, और यहां पर भी लेड स्लिट रहता है कि एक सर्टेन डायरेक्शन का ही एक्सरे यहां तक पहुंच पाए। यहां पर ये लगा हुआ होता है एक गैल्वेनोमीटर। इसके काम पे हम आगे बात करेंगे। तो देखिए होता यह है कि एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकलता है और ये स्कैटर होता है, लेकिन एक सर्टेन डायरेक्शन का रे ही यहां तक पहुंच पाता है आयोनाइजेशन चैम्बर तक। जितना ज्यादा इंटेंसिटी का एक्सरे इस चैम्बर तक पहुंचता है उतना ही ज्यादा मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो टूटता है। दो अलग अलग तरह के आयन बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन यहां पर कांग्रीगेट करता है, नेगेटिव आयन यहां पर कांग्रीगेट करता है, और करंट का फ्लो होता है इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो जितना ज्यादा यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड टूटेगा उतना ज्यादा ये करंट शो करेगा गैल्वेनोमीटर। यही बेसिक काम है यहां पर गैल्वेनोमीटर का। मतलब इसका रीडिंग जितना ज्यादा होगा, आप समझ जाएं जो रे यहां तक पहुंच रहा है उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा मिथाइल ब्रोमाइड टूटेगा और उतना ही ज्यादा यहां पर करंट का फ्लो होगा। अब जैसे कि इससे पहले हमने बात किया कि एक सर्टेन डायरेक्शन के रे को ही अलाउ किया जाता है आयोनाइजेशन चैम्बर तक पहुंचने में। कौन सा एंगल है वो, उसके लिए सबसे पहले देखिए क्रिस्टल का जो ये लेयर है यहां पर, उसके साथ ये एक्सरे जो एंगल बनाता है उस एंगल को कहा जाता है ग्लांसिंग एंगल। ये वाला जो एंगल है ये एंगल ग्लांसिंग एंगल है। जब ये स्कैटर करता है यहां से एक्सरे,
तो उसी रे को अलाउ किया जाता है यहां तक पहुंचने में जिसके साथ क्रिस्टल का लैटिस लेयर का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये इसी थीटा के बराबर हो। दैट मीन ये भी ग्लांसिंग एंगल के बराबर हो। तो इसका मतलब क्या बना कि ये एक सिंपल रिफ्लेक्शन है। बाकी सारे एंगल्स में जो स्कैटर हो रहा है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि रिफ्लेक्शन हो रहा, प्लेन रिफ्लेक्शन हो रहा। यहां पर ये देखिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब क्या है, ये रीडिंग जो है इसे मेजर किया गया, यहां गैल्वेनोमीटर ने जो रीडिंग दिया। अब आगे इसे क्या किया जाता है कि इस पूरे स्पेक्ट्रोमीटर को रोटेट किया जाता है, साथ ही साथ इस क्रिस्टल को भी रोटेट किया जाता है। अब देखिए, रे को रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर आयोनाइजेशन चैम्बर तक पहुंचना है तो अगर क्रिस्टल को फाई एंगल अगर रोटेट किया जाएगा तो फिर इस पूरे बाकी का जो बॉडी है स्पेक्ट्रोमीटर का, जो स्पेक्ट्रोमीटर है बेसिकली, उसे ट्वाइस ऑफ फाई एंगल रोटेट करना होगा। तो हमने कुछ ऐसा रोटेट कर दिया। रोटेट करने से ग्लांसिंग एंगल चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अब अलग अलग ग्लांसिंग एंगल के लिए ये गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग दे रहा है इसी पे डिपेंड करता है कि इसका जो ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का जो लैटिस स्पेसिंग है वो कितना है। तो इसे समझने के लिए हमें ब्रैग्स लॉ को समझना होगा कि एग्जैक्टली कैसे ये जो लैटिस स्पेसिंग है उसे मेजर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि लॉरेंस ब्रैग का एक्सप्लेनेशन क्या था कि अलग अलग ग्लांसिंग एंगल के लिए जो इंटेंसिटी है रिफ्लेक्टेड रे का वो वैरी क्यों करता है और कैसे वहां से हम क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग पता कर सकते हैं, जहां से हमें आगे चल के मिलेगा ब्रैग्स लॉ। तो उन्होंने ये माना कि क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस लेयर है वो एक एक रिफ्लेक्टिंग लेयर की तरह बिहेव करता है। ये एक्सरे को रिफ्लेक्ट करता है एक एक लेयर। तो जब एक्सरे इंसिडेंट करता है, ये वेव फेनोमेना से इसे एक्सप्लेन किया गया था, तो यहां इंसिडेंट करने के बाद ये ऐसे स्कैटर कर जाता है वेव। कुछ रे अंदर तक चला जाता है, कुछ जो है रे ये अंदर वाले रे लेयर से रिफ्लेक्टेड होता है, कुछ ऐसे, और ये आगे चल के बनाता है कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारा कंसंट्रेशन चूंकि अभी सिर्फ उस एंगल के साथ रहेगा जहां पर कि जो स्कैटरिंग एंगल है वो ग्लांसिंग एंगल के बराबर हो। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि कुछ लाइट रेज जो इंसिडेंट कर रहा है उनमें से कुछ पहले लेयर से रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो यहां कुछ रे आया और ऐसे रिफ्लेक्टेड हो गया पहले लेयर से। कुछ रेज जो है पेनिट्रेट करके अंदर चला गया और ये अगले लेयर से रिफ्लेक्टेड हुआ। तो अब यहां पर ये जो एंगल है, जैसा कि हमने बात किया था, ये वाला एंगल जो है ये ग्लांसिंग एंगल है थीटा। सो ये भी उसी के बराबर होगा। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है यहां भी ये एंगल थीटा ही होगा, ये एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि सिर्फ उन्हीं रेज को आयोनाइजेशन चेंबर में अलाउ किया गया था जिसके लिए ये जो एंगल है, स्कैटरिंग एंगल है, ये ग्लांसिंग एंगल के बराबर हो। अब देखिए, दो रेज में यहां पर ये जो दो वेव्स बन के ये आगे बढ़ेगा ऐसे, इन दो वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस ये डिसाइड करेगा कि वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो दोनों का अगर आप पाथ डिफरेंस देखते हैं तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, सबसे पहले तो यहां हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये d के बराबर होगा, जो क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग है उसके बराबर होगा, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस। सो यहां पर मैं ये लिख देता हूं कि ये d है। सो ये डिस्टेंस जो है ये d है, इसके साथ हमें थीटा को इंटररिलेट करना है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये 90 डिग्री, यहां से भी वही करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो जो इंसिडेंट रेज है उन्हें नाम दे देते हैं सबसे पहले। तो ये A, B, C है और ये D, E, F है, जो दूसरा वाला रे है जो अंदर वाले लेयर से रिफ्लेक्टेड हुआ, पेनिट्रेट करके जो अंदर गया था। अब यहां पर इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है
और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट Q है। तो ऑब्वियसली जो पाथ डिफरेंस होगा, तो ये पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस जो है ये किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली ये बराबर होगा PEQ के। अब ये PEQ होगा कितना? तो उसके लिए देखें वो बराबर होगा PE के दुगने के। सो यहां पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ PE। अब चलिए PE को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में देखिए ये वाला जो एंगल है यहां पर, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पर, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। और चूंकि यहां पर ये राइट एंगल बन रहा तो ये एंगल होगा थीटा। सो यहां से हम कह सकते हैं चूंकि ये एंगल थीटा है, सो ट्रिगोनोमेट्री से हम बड़े आसानी से कह सकते हैं जो PE होगा, ये PE ये बराबर होगा साइन ऑफ थीटा इंटू डी के। देखिए ये जो है ये है हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का जो कि डी के बराबर है, और हमें पता है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ये जो है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा जो है ये बराबर है अपोजिट साइड जो कि है PE, थीटा का अपोजिट जो साइड है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज d। सो यहीं से हमें आगे बढ़ते हुए ये वाला फॉर्मूला मिला। अब क्या करते हैं, जो पाथ डिफरेंस है उसे नाम दे देते हैं। तो चलिए पाथ डिफरेंस जो है इसे हमने नाम दे दिया, पाथ डिफरेंस है L। तो यहां से हम कह सकते हैं L जो कि ट्वाइस ऑफ PE है, तो ऑब्वियसली ये ट्वाइस ऑफ D साइन ऑफ थीटा होगा। सो 2D साइन ऑफ थीटा। अब देखिए यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? देखिए जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दो वेव्स के बीच, यहां और इस वेव के बीच, तो उस समय जो है रिफ्लेक्टेड रे का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो इसके लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जबकि पाथ डिफरेंस लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो। लैम्डा क्या है? लैम्डा है इसका वेवलेंथ, जो भी एक्सरे है इसका वेवलेंथ जो है ये लैम्डा है। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस को बराबर होना होगा n लैम्डा के। तो यहां पर n जो है ये इंटीग्रल वैल्यूज है, 0 1 2 3, इस तरह से ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होगा पाथ डिफरेंस। उस समय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ऑब्वियसली हम यहां से कह सकते हैं कि चूंकि जो पाथ डिफरेंस है ये ट्वाइस ऑफ d इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर है, जिसे कि बराबर होना होगा n लैम्डा के। सो यहां से हम कह सकते हैं कि n लैम्डा इसे बराबर होना होगा 2d इंटू साइन ऑफ थीटा के। और ये जो है यही है ब्रैग्स लॉ। सो ये ब्रैग्स लॉ है। अभी क्लियर हो जाएगा और बेहतर कि इसे हम यूज कैसे करेंगे, ब्रैग्स लॉ। तो जब अलग अलग ग्लांसिंग एंगल के लिए जो इंटेंसिटी है, रिफ्लेक्टेड रे का इंटेंसिटी, उसे जब प्लॉट किया जाता है तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ये इंटेंसिटी है और ये ग्लांसिंग एंगल है। ये एक्सिस जो है ग्लांसिंग एंगल को इंडिकेट कर रहा है और ये इंटेंसिटी को। तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिखता है, एक सर्टेन पोजीशन में हमें एक पीक दिखता है, फिर कुछ देर बाद हमें एक और पीक दिखता है, और फिर एक अलग थीटा के लिए, दैट मीन अलग ग्लांसिंग एंगल के लिए फिर हमें पीक दिखता है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। यहां इसे नाम दे देते हैं, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, वो थीटा जिसके लिए कि इंटेंसिटी मैक्सिमम बन रहा है, मैक्सिमम इन द सेंस बहुत ज्यादा बन रहा है, थीटा 2, और ये है थीटा 3। तो अब देखिए यहां पर पहली बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा फॉर थीटा 1, थीटा 2 में हम कह सकते हैं दूसरी बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा, थीटा 3 में तीसरी बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा। मतलब इस केस में, जब थीटा 1 वाले केस में
n का वैल्यू 1 है, 0 क्यों नहीं? 0 का मतलब n का वैल्यू जब 0 होगा मतलब नो पाथ डिफरेंस, मतलब इसी वेव को इसी के साथ इंटरफेरेंस होना है, तो उसे हम एक्सक्लूड करते हैं, वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। यहां पर n का वैल्यू 2 होगा फॉर थीटा 2 एंड सिमिलरली फॉर थीटा 3 n का वैल्यू 3 होगा। तो जब ब्रैग्स लॉ को हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो इसी फॉर्मूला को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, पहली बार फॉर जब n का वैल्यू 1 होगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि d जो है, जो कि स्पेसिंग है, लैटिस स्पेसिंग है, जिसे हमें पता करना है, d इज इक्वल टू n का वैल्यू तो 1 है तो n लैम्डा की जगह लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा तो नोन है इस एक्सरे का जो वेवलेंथ है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा। सो 2 इंटू साइन ऑफ कौन सा थीटा? थीटा 1, ये वाला जो एंगल है थीटा 1। सो इस तरह से जो लैटिस स्पेसिंग है वो हम पता कर सकते हैं। सिमिलरली अगर n का वैल्यू 2 आप कंसीडर करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2, इस केस में d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा 2 होगा। तो n का वैल्यू जैसे ही 2 हो गया, यहां पर 2 लैम्डा और डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह यहां थीटा 2, तो यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इस तरह से भी, इस दूसरे केस से भी, n का वैल्यू 2 से भी ये जो लैटिस स्पेसिंग है वो पता किया जा सकता है। जहां से भी पता किया जाए d का वैल्यू सेम आएगा। तो ये था ब्रैग्स लॉ और ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर